Hello everyone. Today's topic of discussion is contractual capacity of parties. जब हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, तो उन दोनों पार्टीज़ का कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी का होना भी उतना ही ज़रूरी है। सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस चीज़ के बारे में क्या कहता है, देखिए। एवरी पर्सन इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी according to the law to which he is subject, and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी को सेक्शन 11 ने डिफाइन कर दिया कि एक पर्सन का मेजर होना, उसका साउंड माइंड का होना और किसी भी लॉ के अंडर उसे डिसक्वालीफाई ना किया गया हो, ऐसा होना ज़रूरी है, तभी वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड माना जाएगा। अभी कई बार क्या होता है कि हम इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, या कई बार क्या होता है कि पार्टीज चाहती हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट को इन फ्यूचर पूरा ना किया जाए, तो वो अपने आप को माइनर करके, या माइनर नहीं तो साउंड माइंड नहीं था, मैं डिसक्वालीफाई किया हुआ था, कुछ भी रीज़न इसका हो सकता है। बट इस चीज़ को प्रूव करना पड़ेगा कि आप साउंड माइंड के नहीं थे, आप मेजर नहीं थे, आप किसी लॉ के अंडर डिसक्वालीफाइड थे। तो बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पर ज़रूरी है कि आप ये कहें कि हम लॉ के अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य हैं या अयोग्य हैं, तो इसके लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा। और ये पर्सन जो पक्ष का जो पार्टी ऐसा कह रही है उसे वो प्रूव करना पड़ेगा। तो अब माइनर या मेजर का होना ज़रूरी है। अगर माइनर होगा तो क्या होगा, तो अभी हम इससे बाद ये पढ़ेंगे कौन से पर्सन ऐसे हैं जो कि कॉम्पिटेंट नहीं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइनर की। माइनर पर्सन कॉम्पिटेंट नहीं होता है, डिसेबल यू कैन से, कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। माइनर कौन होता है? जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 है, वो ये कहता है कि जिस पर्सन की एज 18 ईयर से कम है तो वो माइनर है। अभी माइनर को इनकॉम्पिटेंट बना दिया कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा, तो उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो व्यर्थ होगा, वॉइड होगा, वैलिड नहीं होगा। इसकी डिटेल में जो लीगल पोजीशन है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। दूसरा पर्सन है अनसाउंड माइंड का पर्सन, जो कि सेक्शन 12 में इसको डिफाइन किया गया है कि जो पर्सन इडियट है, इडियट मतलब पैदाइशी मूर्ख है, जिसको अपने नाम के बारे में, उम्र के कुछ सिंपल चीज़ों के बारे में भी नहीं पता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कोई पर्सन पागल है, ल्यूनेटिक है, किसी एक्सीडेंट के कारण, किसी भी बीमारी में उसका जो मेंटल बैलेंस है वो ख़त्म हो गया है, गुम हो गया है, तो वो कोई डिसीजन सही से नहीं ले पा रहा है, तो वो आपका पागल की उसमें आ जाएगा, कैटेगरी में। तो ये दो तरह से हो सकते हैं कि एक तो कभी कभी ही मेंटल इम्बैलेंस होता है, मेंटली मतलब कभी कभी वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, अदरवाइज वो नॉर्मली वो सही रहते हैं। या फिर एक पर्सन ऐसा हो सकता है वो कभी कभी ठीक रहता है, अदरवाइज़ वो इसी मेंटल इम्बैलेंस की सिचुएशन में रहता है। तो जब वो ठीक थे उस टाइम जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा वो वैलिड है, अदरवाइज़ वो व्यर्थ होगा, वॉइड होंगे कॉन्ट्रैक्ट। जो ड्रंकर्ड पर्सन है उनकी सिचुएशन भी सेम है कि वो शराब के नशे में थे या किसी बीमारी के कारण वो बेसुध थे, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया वो व्यर्थ है, वॉइड है। तो इसमें कुछ केस भी दिया हुआ है, उसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। तो ड्रंकर्ड पर्सन भी इनकॉम्पिटेंट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट करने के। इसके अलावा कुछ पर्सन को डिसक्वालीफाई किया गया है कॉन्ट्रैक्ट ना करने से। वो एक तो है विदेशी शत्रु, एलियन एनिमी जो होता है। विदेशी शत्रु जिससे हमारा युद्ध हो रहा है, युद्ध चल रहा है या युद्ध घोषित हो चुका है, तो ये उसके वैसे पर्सन है, उस कंट्री के पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जो फॉरेन सॉवरेंस होते हैं, डिप्लोमेटिक स्टाफ होता है, जो एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं, उनके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बाहर के हैं। बाहर के जो इंडियन लॉ है, इंडियन कोर्ट हैं, वो उसके जो बाहर के जो एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं उन पर जो आप केस करेंगे तो वो इंडियन लॉ के हिसाब से बाहर हो जाएगा, इंडियन लॉ के अंडर वो नहीं आते हैं, इसलिए आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करें तो बेहतर है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं अगर काम ये सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाए तो, इसीलिए उसके उन पर्सन के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ।
कुछ प्रोफेशनली इनएलिजिबल हो जाते हैं, जो हाई प्रोफेशनल्स हैं, बैरिस्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, क्योंकि ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना क्या होगा कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हो पाता है तो आप कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट करने के ही उन्होंने अयोग्य बना दिया है, योग्य नहीं है वो। बट इसके साथ ही कुछ लीगल स्टेटस भी है जो कि एक पर्सन को डिसक्वालीफाई कर देता है। अब वो कौन से हो सकते हैं? कोई कैदी है, कन्विक्ट है, वो सज़ा भुगत रहा है तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। बट अगर उसकी सज़ा पूरी हो गई है, सज़ा माफ़ हो गई है, तो कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। एक इंसॉल्वेंट है जिसने अपने लोन को पेमेंट नहीं की है, कोर्ट ने उसे इंसॉल्वेंट कर दिया है, तो इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर वो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज वो ले लेता है, मतलब अब उसको मुक्ति आदेश कोर्ट ने दे दिए हैं, देन वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। पब्लिक कॉरपोरेशन और कंपनीज होती हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती हैं, लेकिन किस लिमिट तक? जो लिमिट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दी गई हैं, उन्हीं राइट्स, उन्हीं बाउंड्रीज में ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, उससे बाहर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगी। मैरिड वुमेन है, मैरिड वुमेन क्या है? अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1874 की सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग स्त्री धन जो होता है, मैरिड वुमेन के एक अलग से प्रॉपर्टी है जिसे स्त्री धन बोलते हैं, उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। उसके पति से संबंधित कोई धन है तो उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो ये कुछ पर्सन हैं जो हमने पढ़े, जो लॉ के अकॉर्डिंगली इनकॉम्पिटेंट हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में बनता है, ध्यान दीजिएगा कि लीगल पोजीशन माइनर की क्या है। माइनर की लीगल पोजीशन क्या है? क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्या जो माइनॉरिटी है वो बून है, वरदान है वो, या एक क्वेश्चन एक स्टेटमेंट भी बन जाती है। स्टेटमेंट मैं बोल देती हूँ कि किस स्टेटमेंट के लिए आप ये आंसर देंगे। स्टेटमेंट बन सकती है, द लॉ प्रोटेक्ट देयर इन्फेंट पर्सन्स, प्रिजर्व देयर राइट्स एंड estate excuse their leches, assist them in their pleadings, judges are their counselors, jury are their servant, law is their guardian। सॉलमन की ये एक सेइंग है जिसने कहा कि माइनॉरिटी को हमने अभी क्या माना? इनकॉम्पिटेंट पर्सन। बट सॉलमन ने क्या कहा कि राजनियम अपने अवयस्कों की रक्षा करता है, उनकी संपत्ति एवं अधिकारों को मान्यता देता है, उनके अभावों को क्षमा करता है, उनकी ओर से वैधानिक कार्यवाही में उनकी सहायता करता है, न्यायाधीश उनके वकील होते हैं, नियुक्त पंच उनके सेवक होते हैं और राजनियम उनका संरक्षक होता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 2-3 क्वेश्चन मैंने बोले हैं, उनका आंसर ये बनता है। तो हम इसको अब डिस्कस करते हैं कि लीगल पोजीशन माइनर की क्या है। सबसे पहली पोजीशन कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ किए जाएंगे वो एब्सोल्युटली वॉइड होंगे। यहाँ पर आप जब माइनर की पोजीशन आप बताएंगे तो एक केस हुआ था मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का, उसको आप यहाँ ज़रूर कोट करें। वो केस क्या है, कोशिश करेंगे समझने की। देखिए, धर्मदास जो था वो माइनर था, उसने अपनी जो संपत्ति थी, जो प्रॉपर्टी थी, उसको मॉर्टगेज पे रख दिया, बंधक रख दिया मोहरी बीबी के हस्बैंड के पास, जिसका नाम था ब्रह्मदत्त। 20,000 रुपये की प्रॉपर्टी थी, लेकिन उसके अगेंस्ट ब्रह्मदत्त से उसने 8,000 रुपये का लोन ले लिया। अभी ब्रह्मदत्त ने क्या कहा कि धर्मदास हालांकि माइनर था, उससे डिक्लेरेशन ले ली कि वो मेजर है, वयस्क हो चुका है। अभी धर्मदास ने इन फ्यूचर क्या किया कि अपनी मॉर्टगेज प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए उसने कोर्ट में केस किया, क्योंकि उसने ये कहा कि जब ये मेरे से मॉर्टगेज लिखवाया गया तो मैं माइनर था, लेकिन इसने मुझसे ज़बरदस्ती ये घोषणा करवाई, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को व्यर्थ घोषित कर दिया जाए और ये प्रॉपर्टी, ये जो मॉर्टगेज है वो मेरी हो जाए। अभी ब्रह्मदत्त ने क्या रीज़न दिया कि ये तो इसने लिखा हुआ है, इसने खुद ही घोषणा की हुई है। धर्मदास क्या कह रहा है कि ये गलत है। तो इसमें ब्रह्मदत्त ने कहा कि अगर ये गलत घोषणा थी तो ये तो वैसे ही फंस गया, धोखा दिया है धर्मदास ने, ठीक है। तो ये केस चलता रहा। फिर कोर्ट ने जो इसके पक्ष में फैसला दे दिया, धर्मदास के पक्ष में। फिर ब्रह्मदत्त ने प्रीवी काउंसिल में अपील की। इस ड्यूरेशन में, अपील के ड्यूरेशन में ही उसको डेथ हो जाती है। तो अब उसकी पत्नी जो मोहरी बीबी थी उसने उस अपील को कंटिन्यू रखा। अभी प्रीवी काउंसिल ने क्या डिसीजन दिया, ध्यान दीजिएगा। जो इसमें मैं हिंदी में बोल रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। अव्यस्क के साथ, माइनर के साथ किया गया अनुबंध व्यर्थनीय नहीं बल्कि व्यर्थ है। तो उसने भी ये डिसीजन दिया कि व्यर्थ है, ये वॉइड है। आप धर्मदास, अब जो धर्मदास है वो 8,000 रुपये वापस करने के लिए बाध्य नहीं है। सेक्शन 64 और 65 में ऐसे जो विवाद हुए हैं
उसके पर ये लागू नहीं होती हैं और ये कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, ये व्यर्थ हो गया। तो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का आपको केस समझना होगा, इसको कोट करना होगा कि जो माइनर होता है वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो वॉइड होगा, व्यर्थ होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अब इसी को ना हम आगे भी 1-2 पॉइंट आएंगे जिसमें आप इसको फिर कोट कर सकते हैं कि उसके जो उसने बेनिफिट अर्न किए हैं उसके लिए भी वो उसको वापस नहीं करेगा। अब उसने 8,000 रुपये ले लिए थे, बेनिफिट था उसको, जो माइनर ने 8,000 रुपये लिए थे वापस नहीं करेगा वो। और अब उसकी प्रॉपर्टी वो जो मॉर्टगेज रखी हुई है उसे वो वापस ले लेगा, क्योंकि मॉर्टगेज का तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, वैलिड वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो। ठीक है, सेकेंड पार्ट इज़ जो जीवन की जो ज़रूरतें हैं, नेसेसरीज़ हैं, जो नेसेसरीज़ ऑफ लाइफ के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट अगर माइनर या माइनर की फैमिली, माइनर अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है कि जो जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते हो, बेसिक ज़रूरतें जो हैं आपकी, और वो बेसिक ज़रूरतें भी डेफिनेशन है आपकी स्टैंडर्ड के हिसाब से कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी बेसिक ज़रूरतें भी अलग अलग हो जाती हैं। तो उनके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा वो वैलिड होगा। और हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि कॉन्ट्रैक्ट माइनर से कर नहीं सकते हैं, लेकिन माइनर ज़रूरत के सामान के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। उसके लिए भी वो लाइबल नहीं होगा, उसकी प्रॉपर्टी लाइबल होगी, पर्सनल प्रॉपर्टी उसके लिए लाइबल होगी। अब कोई पर्सन है जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, माइनर ऐसा है, तो उस केस में जिसने उसको हेल्प की थी उसको पैसा नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी भी नहीं है, वो खुद लाइबल है नहीं। तो ये चीज़ को भी आप ध्यान से इसको लिखेंगे। तीसरा आता है माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अभी हमने क्या पढ़ा कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल नहीं है। हाँ, ज़रूरत के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। माइनर अपने बेनिफिट के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, अपनी बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट वो कर सकता है, तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे। फोर्थ वन इज़ कॉन्ट्रैक्ट बाय पेरेंट्स और गार्जियंस ऑफ द माइनर। अभी माइनर के माता पिता ने या उसकी गार्जियन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो भी वैलिड माने जाएंगे, उसे भी लॉ के अंडर आप फुलफ़िल करवा सकते हैं। बस उसमें 2 कंडीशन होनी चाहिए कि जो गार्जियन है और जो उसका पेरेंट है जो भी, वो माइनर की बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्ट करने का राइट रखता हो। दूसरा, जो वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो माइनर की भलाई के लिए या लाभ के लिए किया गया हो। अगर इसमें माइनर अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, माइनर ये प्रूव कर देना कि ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे प्रॉफिट बेनिफिट के लिए था ही नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, वो वॉइड हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई औचित्य ही नहीं है, कोई उसका फ़ायदा ही नहीं है, उसे आप फुलफिल आगे नहीं करेंगे। अब देखिए 5th पार्ट क्या है। अब माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रेटिफाइड ऑन हिज बिकमिंग अ मेजर। अब वो मेजर हो जाता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट जब उसने किया माइनॉरिटी के टाइम पे वो व्यर्थ था, लेकिन जब वो मेजर हुआ तो उसको एग्री कर लेता है उस पर, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जो शुरू में वॉइड हो गया वो वॉइड ही है, वो वैलिड नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ, जो बिज़नेस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कोई उसका लेन देन चल रहा है, कोई बिज़नेस ट्रांजैक्शन चल रही हैं, उस केस में वो जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो चालू रखेगा अगर उस बिज़नेस को, तो उन सभी लेन देनों के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। और वो उसके जो चाहे वो माइनॉरिटी वाले टाइम पीरियड से रिलेटेड थे, चाहे मेजॉरिटी वाले से थे, उसके लिए वो लायबल होगा। देयर कैन बी नो रेस्टिट्यूशन और रिफंड ऑफ बेनिफिट। बेनिफिट को वापस नहीं करेगा। जैसे अभी मैंने सबसे पहला केस जो किया मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का, उसमें वो जो 8,000 रुपये धर्मदास घोष ने लिए वो उसे वापस करने के लिए लायबल अब नहीं है, तो बेनिफिट उसने जो ले लिया उसे वो वापस नहीं करेगा। फिर आता है एक, द डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट अ माइनर। ध्यान दीजिएगा, अवयस्क के विरुद्ध अवरोध का सिद्धांत लागू नहीं होता। यू कैन से कि अगर माइनर ने कोई भी मिस रिप्रेजेंट किया है किसी भी उस फैक्ट को, तो उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसको ये कह के टाल दी जाती है बात, उसको दोषी नहीं ठहराया जाता कि उसको तो पता ही नहीं था या वो अनुभवहीन था, इनएक्सपीरियंस था, गलती से हो गया कुछ भी। ठीक है, तो इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अब है माइनर एज एन एजेंट। माइनर को एजेंट के फॉर्म में सेक्शन 184 के अकॉर्डिंग, 84 के अकॉर्डिंग कौन सा सेक्शन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 184, जो कि कहता है कि माइनर को एज आ एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन जो भी काम माइनर करेगा उसके लिए उसका प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल रहेगा, उसकी लापरवाही के लिए भी, उसकी गलतियों के लिए भी, और कोई लॉस हुआ है तो उसके कंपनसेशन के लिए भी। हाँ, यहाँ बात ध्यान देने वाली ये है कि माइनर तो एज आ एजेंट हो सकता है, लेकिन माइनर एजेंट अपॉइंट अपने अंडर नहीं कर सकता।
फिर बात आती है माइनर एज अ पार्टनर। सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसके अकॉर्डिंगली माइनर को एज अ पार्टनर आप नहीं ले सकते हैं। फिर भी पार्टनर अगर हो जाए तो वो कब पॉसिबल है, जब सभी पार्टनर इस चीज़ पर एग्री हो जाए कि इसे हम पार्टनर बनाएंगे, लेकिन उस केस में भी वो केवल प्रॉफिट्स के लिए ही पार्टनर रहेगा। एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट उसे दे दिया जाएगा, लेकिन उसके पर्सनल कामों से, उसके मतलब उसके बिहेवियर से फर्म के वो अपने फर्म के कामों के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो फर्म के लोन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है पर्सनली। हाँ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर वो माइनर मेजर हो जाता है तो विद इन 6 मंथ्स उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वो फर्म में रहेगा एज अ पार्टनर या नहीं। अगर वो पब्लिक नोटिस के थ्रू ये डिक्लेयर नहीं करता है तो उसे ऑटोमेटिकली ये मान लिया जाएगा कि वो पार्टनर हो गया है और अब वो दूसरे पार्टनर की तरह ही अनलिमिटेड लायबिलिटी पे काम करेगा। ठीक है, तो माइनर एज अ पार्टनर हो सकता है जब सभी पार्टनर सहमत हो जाएं। तो कौन सा सेक्शन? सेक्शन 30 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एक लिमिटेड कंपनी में माइनर की पोजीशन अब क्या होती है, जैसे कि हम कहें पार्टनर हो सकता है, ऐसे ही वो कंपनी में शेयर होल्डर भी हो सकता है। कंपनी के आर्टिकल्स में इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि कोई माइनर शेयर नहीं परचेज करेगा, बिल्कुल परचेज कर सकता है, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कौन से शेयर दिए जाएंगे जो फुली पेड शेयर होंगे, क्योंकि कॉल मनी अगर ड्यू हो गई और वो पर्सनली वो पे नहीं करता है तो पर्सनली वो लायबल नहीं होगा, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसे फुली पेड शेयर दिए जाते हैं। श्योरिटीज लायबिलिटी फॉर माइनर, माइनर के लिए कोई गारंटी देता है, श्योरिटी है, प्रतिभूति जिसे हिंदी में कहेंगे, तो उसका दायित्व क्या है? देखिए, श्योरिटी की लायबिलिटी माइनर के लिए वैसे ही है कि उसने गारंटी दी, उसने माइनर ने लोन लिया था, लोन के अगेंस्ट गारंटी दी, एक पर्सन जिसने गारंटी दी है अब वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ पर श्योरिटी की लायबिलिटी होती है कि वो रिस्पॉन्सिबल होगा, और वो जो श्योरिटी है वो माइनर नहीं होना चाहिए, वो मेजर होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के केस में माइनर की पोजीशन क्या है? माइनर की पोजीशन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ये कहा गया सेक्शन 26 के अकॉर्डिंगली कि एक माइनर कोई भी बिल, चेक, प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है, लेकिन डिसऑनर होने पर अगर उसके बिल के वो बिल जो उसने ड्रॉ किया था उसके बदले कुछ नहीं मिल रहा है, वो डिसऑनर हो गया है, तो उसकी पेमेंट के लिए माइनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, और कोई दूसरी पार्टी जो मेजर होगी वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। फिर आती है माइनर को प्रॉपर्टी होल्ड करने का राइट है। देखिए, किसी माइनर की इच्छा पर सबसे पहले तो जो ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल प्रॉपर्टी का होता है या मॉर्टगेज का है, माइनर की इच्छा पर कभी भी रद्द किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है कि उसको प्रॉपर्टी होल्ड करने का राइट है, इंटरेस्ट उसमें है, और कभी भी चाहे तो वो मॉर्टगेज को कैंसिल कर सकता है कि भाई मैं ये अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज नहीं करूँगा। एक पॉइंट जो मैंने इसमें नहीं लिखा है वो मिस हो गया, वो क्या है कि माइनर को हम इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो वो डेटर नहीं हो सकता, डेटर नहीं होगा तो वो इंसॉल्वेंट भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है, ये कुछ पोजीशन है, ये लीगल पोजीशन है माइनर की। तो इन सब पॉइंट को पढ़ने के बाद, हमने 13-14 पॉइंट पढ़े, इन सब पॉइंट को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि माइनॉरिटी जो है एक वरदान है। तो ये क्वेश्चन बनता है, इज़ माइनॉरिटी ए बोन? बिल्कुल, माइनॉरिटी अवयस्कता एक वरदान है। जब हम सब, तो ये जो सभी पॉइंट हैं वो माइनर को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। वो इसीलिए कि लॉ ये मान के चलता है कि वो इमेच्योर पर्सन है, उसे इजीली कोई भी फ्रॉड से ठग सकता है, तो उसको सुरक्षा देने के लिए ये नियम, ये पोजीशन बनाई गई उसकी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो मैंने इस टॉपिक को जब शुरू किया था लीगल पोजीशन में, मैंने शुरू में 2-3 क्वेश्चन बोले हैं आपको, उसका ये आंसर हो सकता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज़ लेक्चर।